Good morning to all. Today we discuss about sedatives and hypnotics. Actually, this sedative and hypnotics, these two terms are often came collectively because the drug falling under this category are not different and they are the same drugs. The same drug used as a sedative and same drug used as a hypnotic. Only the difference is their dose of the drug. So let's see. See here. The drugs that cause sleep and reduce anxiety are called sedative hypnotics. Means these two terms are collective here. And what is sedative? A drug that reduces excitement and calms the subject without inducing sleep, though the drowsiness may be produced. Means here what happen? आप सभी ने देखा होगा कि बहुत से पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के कारण, साइकिक पेशेंट्स आपने देखे होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट स्टेज में चले जाते हैं और ऐसे पेशेंट्स को जब हमें काम डाउन करने की कोशिश करते हैं तो हम इन ड्रग्स को यूज़ करते हैं, दैट इज़ sedative. In previous lecture we discussed about the general anesthetics and local anesthetics. In general anesthetics these drugs also depresses the CNS, and here the sedative and hypnotics, these drugs also decreases the CNS activity here. But the low dose of hypnotic causes the sedation and high dose of hypnotic causes the hypnotism. Here the hypnotics means what? A drug that induces and oblique or maintains the sleep सिमिलर टू नॉर्मल अराउजेबल स्लीप, यानी हमारी जो नॉर्मल स्लीप होती है वैसे ही ये ड्रग्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्लीप प्रोड्यूस करते हैं. अगर अब इन सेडेटिव और हिप्नोटिक्स की ज़रूरत क्या है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स? तो एक टर्म हमने नीचे दी है, दैट इज़ इनसोम्निया, दैट इज़ लॉस ऑफ स्लीप. दिस इज़ मोर ऑफन कॉमन प्रॉब्लम इन केस ऑफ साइकिक पेशेंट्स, ऑल्सो द एल्डरली पेशेंट्स. इन सभी पेशेंट्स में आपको दिखा गया होगा कि उनको रात में नींद नहीं आती, जो कि हमारा नेचुरल फंक्शन है. हमें रात होते ही हमें नींद आ जाती है, ठीक है. लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको स्लीप आती नहीं. अब ये स्लीप बहुत से कारणों से नहीं आती. इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, या फिर कोई वरी, कोई टेंशन, या फिर और भी सीएनएस के कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसके कारण आपको स्लीप नहीं आती. और जो एजेड पर्सन होते हैं उनमें तो ये कॉमन प्रॉब्लम होता है. और ऐसे स्टेट को दैट कहते हैं इनसोम्निया, और ऐसे स्टेट को अगर हमें ट्रीट करना है तो हमें लेने हैं सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स. सो लेट्स सी. दिस इज अवर नॉर्मल स्लीप पैटर्न. Here the stages are 0, 1, 2, 3 and 4. और आप इस ग्राफ में देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर एक ब्राउन कलर के जो कॉलम्स है वो है आपका रेम स्लीप, दैट इज रैपिड आई मूवमेंट. इन दिस कंडीशन वी मूविंग अवर आई बॉल्स इन अ रैपिड, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट. और जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है दैट इज़ कॉल्ड नॉन रैपिड आई मूवमेंट, दैट इज स्लीप, साउंड स्लीप, जिसे हम कहेंगे साउंड स्लीप. हमें जो ड्रीम्स वगैरह आते हैं वो आते हैं रैपिड आई मूवमेंट में. तो चलिए देखते हैं व्हाट इज स्टेज 0. हियर द स्टेज 0 दैट इज अवेक स्टेज, यानी जब हम बिस्तर पर लेटते हैं तब लेटते ही हमें नींद नहीं आती, और एट दैट टाइम दैट स्टेज इज 0 स्टेज. इस दौरान आपके जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, वहाँ पर बीटा एक्टिविटी शुरू होती है. अब ये बीटा एक्टिविटी क्या है? तो इसके पहले हम लोगों ने ईसीजी ग्राफ पढ़ा है, ठीक है. ईसीजी दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ये हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो हार्ट में चलता है उसके बारे में बताता है. वैसे ही यहाँ पर ईईजी ग्राफ है, दैट इज एनसेफेलोग्राफ. और यहाँ पर जो वेव्स होती है एनसेफेलोग्राफ की वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ. दिस आर द एनसेफेलोग्राफ की ये वेव्स है. यहाँ पर बीटा वेव्स है, अल्फा वेव्स है, थीटा वेव्स है, ठीक है, और स्लीप स्पिंडल्स एंड डेल्टा वेव्स ऑल्सो, ठीक है. ये सारी वेव्स जो होती है वो एनसेफेलोग्राफ की है. Now in case of EEG, here in the stage 0 the EEG shows the alpha activity
व्हेन आइज आर क्लोज्ड एंड बीटा एक्टिविटी व्हेन आइज आर ओपन। जब हमारी आइज ओपन होती है तब बीटा एक्टिविटी शुरू होती है, और जब हमारी आइज क्लोज हो जाती है तब अल्फा वेव्स शुरू होती है। हियर द आई मूवमेंट्स आर इरेगुलर और स्लोली रोलिंग, यानी हम जब नींद में जा रहे होते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्लीप। देन नेक्स्ट इज द स्टेज 1, इट इज डोजिंग। अ एक्टिविटी, हियर द अल्फा एक्टिविटी इज इंटरपर्स्ड विथ थीटा वेव्स। यहाँ पर थीटा वेव्स आपको दिखने को मिलेगी। आई मूवमेंट्स आर रिड्यूस्ड बट देयर मे बी अ बर्स्ट ऑफ रोलिंग। ठीक है, यानी आपकी आई मूवमेंट तो शुरू रहेगी, आपकी नेक की मसल्स पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएंगी। ठीक है, और पूरी स्लीप पैटर्न में हम 6% स्लीप ये स्टेज 1 ऑक्यूपाई करता है। आफ्टर दैट स्टेज 2, हियर द थीटा वेव्स विथ इंटरपर्स्ड स्पिंडल्स K complexes can be evoked on sensory stimulation। जैसे कि ECG ग्राफ में आपने देखा होगा कि PQRS जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है, वैसे ही यहाँ पर K कॉम्प्लेक्सेस है। देन हियर द लिटिल मूवमेंट ऑफ आई इज देयर और सब्जेक्ट इजीली अराउजेबल, यानी हम इस स्टेज में अगर है स्टेज 2 में तो हम इजीली उठ सकते हैं। अगर किसी ने हमें उठाया, थोड़ा सा भी आवाज़ हो जाता है बाहर कहीं भी, तो हम इजीली हम क्या कर सकते हैं, उठ सकते हैं। और 40 to 50% स्लीप जो है वो हमारी स्टेज 2 होती है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज स्टेज 3। हियर दिस इज द डीप स्लीप ट्रांजिशन, मीन्स हम डीप स्लीप में जाने वाले होते हैं, वो स्टेज है स्टेज 3। हियर द EEG में आपको दिख रहा होगा कि थीटा और डेल्टा वेव्स और साथ ही में स्पिंडल एक्टिविटी और K कॉम्प्लेक्सेस कैन बी इवोक्ड विथ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई ओनली। आई मूवमेंट जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। सब्जेक्ट्स आर नॉट इजीली अराउजेबल, इस स्टेज में हम इजीली उठते नहीं, और 8% जो स्लीप है वो स्टेज 3 की होती है। आफ्टर दैट द स्टेज 4, दिस इज कॉल्ड द सेरिब्रल स्लीप, जिसे हम कहेंगे साउंड स्लीप। अगर हम गहरी नींद में, जो गहरी नींद कहते हैं हम उसको, ये है आपका स्टेज 4, 3 और 4 दोनों है आपका गहरी नींद। यहाँ पर डेल्टा एक्टिविटी प्रीडोमिनेट्स होती है, यानी डेल्टा वेव्स बहुत ज़्यादा होती है, और K कॉम्प्लेक्सेस कैन बी नॉट इवोक्ड। देन आइज आर प्रैक्टिकली फिक्स्ड, यहाँ पर आई मूवमेंट बहुत ही कम हो जाती है, फिक्स हो जाती है, ऐसा समझ सकते हैं आप। सब्जेक्ट्स आर डिफ़िकल्ट टू अराउज, इस नींद में आपने उस पर्सन को कितना भी हिलाया तो भी वो उठ नहीं सकता। और आफ्टर दैट इट कंप्राइजेस 10 to 20% ऑफ द स्लीप टाइम। ड्यूरिंग स्टेज 2, 3 and 4 हार्ट रेट्स, BP, रेस्पिरेशन, ये सब और मसल पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाती है। और स्टेज 3 और स्टेज 4 इन दोनों को मिला के हम बोलेंगे दैट इज़ द स्लो वेव स्लीप। यहाँ पर वेव्स बहुत ही स्लो हो जाती है। क्लियर? एंड आफ्टर दैट द रेम स्लीप, दैट इज कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। जो स्टेज 3 और स्टेज 4 है वहाँ पर आई मूवमेंट बहुत कम होती है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड नॉन रैपिड आई मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड NREM। और जो रैपिड आई मूवमेंट है इसमें EEG वेव्स सभी फ्रीक्वेंसी की वेव्स दिखाई देगी आपको इसमें, और K कॉम्प्लेक्सेस कैन बी नॉट इलिसिटेड एंड देयर आर मार्क इरेगुलर एंड डार्टिंग आई मूवमेंट्स। और यहाँ पर बहुत ही फास्ट आई मूवमेंट होती है, और जनरली जो हमें अच्छे या बुरे दोनों टाइप के जो सपने हैं वो हमें REM स्लीप में देखने को मिलते हैं। तो ये है आपका स्लीप के पैटर्न, स्लीप का पूरी तरीके से पैटर्न। और ये आपकी वेव्स, फर्स्ट वेव इज बीटा वेव, अल्फा वेव, देन थीटा वेव, स्लीप स्पिंडल्स, देखिए कितना फास्ट है, देन डेल्टा वेव्स, और जो फास्ट मूवमेंट होती है आई की वहाँ पर बहुत ही कम। देखिए अब पहले जो वेव्स है वो बहुत पास में है, लेकिन रैपिड आई मूवमेंट में आप देख सकते हैं। द 5 stages ऑफ स्लीप, हियर
वी एक्सप्लेन दैट इज स्टेज 1 वेरी लाइट स्लीप, बहुत ही कम स्लीप होती है, 0 में बिल्कुल भी नहीं होती है, वहाँ पर हम अवेक होते हैं. देन मसल्स एक्टिविटी स्लो डाउन. स्टेज 2 में देख रहे हैं हम ब्रीदिंग पैटर्न और हार्ट रेट स्लो डाउन हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर भी कम हो जाता है थोड़ा थोड़ा. देन स्टेज 3 में डीप स्लीप स्टार्ट हो जाती है, ब्रेन स्टार्ट टू जनरेट स्लो डेल्टा वेव्स, बहुत ही कम डेल्टा वेव्स स्टार्ट करती है वो बनाने में. और स्टेज 4 में आप देख सकते हैं वेरी डीप स्लीप, यहाँ पे हम गहरी नींद में चले जाते हैं, मसल एक्टिविटी बहुत ही कम हो जाती है. और स्टेज 5 में दैट इज़ अवर द रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, ब्रेन वेव्स स्पीड अप, वापस से स्पीड पकड़ लेता है और ड्रीम्स आती है और हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है. स्टेज 3 और स्टेज 4 में हार्ट बीट्स कम होती है. आफ्टर दैट द sleep cycle. This is non-REM, that is stage 1, that is the light phase of sleep. Non-rapid eye movement phase, you are just starting to fall asleep, you are floating and your mind begins to drift. You can wake easily during this sleep stage. इस stage में आप easily उठ सकते हो. Then second, stage 2, light phase of sleep. Here your heart rate will slow down, your body temperature will drop, your eye movement stops, your brain waves slow down. Almost 30% of your time sleep is in stage 2. ज़्यादा से ज़्यादा आप stage 2 में रहते हैं. After that stage 3, your breathing will become deeper, your body will repair, regrow tissue. Also your immune system will strengthen. ऐसा कहते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा गहरी नींद में होते हैं एट दैट टाइम हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बिल्डअप होता है और हमारे जो सेल्स है जो डैमेज हो चुके हैं वो भी रिपेयर होते हैं. इसीलिए 6 से 8 घंटे की जो स्लीप है वो हमें लेनी ही चाहिए अगर हमें हेल्दी रहना है तो. स्टेज 4, ड्रीम एंड ब्रेन एक्टिविटी, रैपिड आई मूवमेंट होता है. मोस्ट ड्रीमिंग ऑकर्स during this phase and your body will not able to regulate its temperature. You may begin to feel hot or cold. आप समझ सकते हैं अगर आपको ड्रीम्स में अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो आपको स्वेटिंग भी हो सकती है, आपकी बॉडी पूरी ठंडी भी हो सकती है. क्लियर? आफ्टर दैट the classification of barbiturates. Actually this is our normal sleep pattern. और अगर इस स्लीप पैटर्न में कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो आपको इंसोम्निया का प्रॉब्लम होता है. और इस इंसोम्निया को अगर ट्रीट करना है तो आपको लेने हैं, यहाँ पर आप क्लासिफिकेशन दे सकते हैं, बार्बिचुरेट, बेंजोडाइजेपिन्स और नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स. ऐसे 3 मेन कैटेगरी है हिप्नोटिक्स और सिडेटिव्स की. यहाँ पर बार्बिचुरेट्स जो है वो और 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है. दैट इज लॉन्ग एक्टिंग, एग्जाम्पल इज फिनोबार्बिटोन, शॉर्ट एक्टिंग, देन पेंटोबार्बिटोन एग्जाम्पल है उसका, और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में थायोपेंटोन और मिथोहेक्सिटोन एग्जाम्पल है. नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ बार्बिचुरेट्स. हियर दे आर नॉन सिलेक्टिव CNS डिप्रेसेंट, यानी कोई सिलेक्टिव साइट नहीं होती है उनकी, इसीलिए दे आर कॉल्ड नॉन सिलेक्टिव CNS डिप्रेसेंट. लेस थेरापेटिक इंडेक्स, यानी थेरापेटिक इंडेक्स आपको पता है ED50 एंड LD50, तो बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स भी होते हैं बार्बिचुरेट्स के, एंड दैट्स वाई ये सेफ नहीं है. आफ्टर दैट द मार्क हैंगओवर, यानी लेने के बाद इसका बहुत टाइम तक इफ़ेक्ट रहता है. एंजाइम इंड्यूसर है, लीवर में बहुत ज़्यादा एंजाइम्स सिक्रीट करता है, सो रैपिडली डेवलप्स टॉलरेंस. एडिक्शन लायबिलिटी मार्क है, यानी इसकी एडिक्शन भी लग सकती है आपको. और एक्यूट ओवर डोज कॉज कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्यूर, एंड दैट्स वाई these are the properties of barbiturates. Then next drug is benzodiazepines. This is the next class of hypnotics and sedative. Here the benzodiazepines again classified into hypnotics, anti-anxiety and anti-convulsants. In hypnotic
Example is diazepam, flurazepam, nitrazepam, alprazolam, temazepam and triazolam. और एंटी एंजाइटी एजेंट्स है डायजेपाम. हियर आप देख सकते हैं कि हिप्नोटिक, एंटी एंजाइटी और एंटी कन्वर्जेंट तीनों में भी एक ही एग्जांपल दिया है, दैट इज डायजेपाम. एंड डायजेपाम इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग. देन न्यूअर नॉन बेंजोडाइजेपिन्स हिप्नोटिक्स में आते हैं ज़ोप्लिक्लोन, ज़ोल्पिडेम एंड ज़ैलेप्लॉन. What are the properties of benzodiazepines? Here the high therapeutic index, यानी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव ड्रग है. आफ्टर दैट द रिलेटिवली सेफ इन ओवरडोज, यानी अगर इसका ओवरडोज भी हो जाता है तो भी ये सेफ है. लेस हैंगओवर है, स्लोली डेवलपिंग टॉलरेंस एंड लेस एडिक्शन लायबिलिटी. यानी बार्बिचुरेट्स के जितने भी ड्रॉबैक्स है उन सबको ओवरकम करता है बेंजोडाइजेपिन्स. यानी बेंजोडाइजेपिन्स हिप्नोटिक और सीडेटिव का आइडियल ड्रग है. आफ्टर दैट न्यूअर जो नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स है उनमें उनकी प्रॉपर्टीज़ है एक्ट थ्रू नॉन गाबार्जिक सिस्टम, यानी गाबा पर वो एक्ट नहीं करता. आफ्टर दैट लेस ड्राउजीनेस एंड डिपेंडेंस एंड एंजियोलाइटिक, ये उसकी प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट, अब अगर आइडियल एंजियोलाइटिक ड्रग अगर हमें चाहिए तो वो कैसा होना चाहिए? इट शुड calm the patient without causing too much daytime sedation and drowsiness. यानी अगर दिन में अगर हम ये ड्रग्स लेते हैं तो पेशेंट जो है उसको बहुत ज़्यादा ड्राउजीनेस या सेडेशन शो नहीं होना चाहिए. शुड नॉट इंटरेक्ट विथ अदर मेडिकेशंस इन सच वे एज टू प्रोड्यूस अनवांटेड और डेंजरस इफेक्ट्स. यानी किसी और मेडिकेशन के साथ, यानी इसके साथ अगर कोई और ड्रग हम लेते हैं तो उनके साथ ये इंटरेक्ट नहीं होने चाहिए. विदाउट प्रोड्यूसिंग फिजिकल और फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस, किसी भी टाइप का डिपेंडेंस प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए. एंड शुड हैव वेरी लो टॉक्सिसिटी, और टॉक्सिक भी कम होने चाहिए. ये हमारा आइडियल एंजियोलाइटिक ड्रग है. तो कौन से ड्रग्स ऐसे हैं ये हमें ढूंढना है. आफ्टर दैट द आइडियल हिप्नोटिक ड्रग कैसा होना चाहिए? शुड अलाउ द पेशेंट टू फॉल अस्लीप क्विकली, यानी ड्रग लेते ही वो जल्दी से जल्दी पेशेंट को नेचुरल स्लीप प्रोड्यूस करे, ऐसा ड्रग होना चाहिए. शुड मेंटेन स्लीप फॉर सफिशिएंट क्वालिटी एंड ड्यूरेशन सो दैट द पेशेंट अवेकन्स रिफ्रेश विदाउट अ ड्रंक हैंगओवर. और जो स्लीप वो प्रोड्यूस करता है वो ऐसी होनी चाहिए जैसे हम बोलते हैं कि साउंड स्लीप, यानी बहुत थकने के बाद जब हम सो जाते हैं तो हमें बहुत गहरी नींद आती है, वैसे ही स्लीप हिप्नोटिक्स ड्रग ने प्रोड्यूस करनी चाहिए. अगर आपकी नींद पूरी होती है तो आप जब उठते हो तो आपको फ्रेश लगता है और हैंगओवर भी नहीं रहता. फीलिंग ऑफ टायर्डनेस भी नहीं लगना चाहिए आफ्टर अवेकिंग. This may lead to impaired ability to function normally for many hours after waking. Occasionally nausea and dizziness occur. लेकिन ये इसका ड्रॉबैक है हिप्नोटिक ड्रग का. Now the barbiturates they have been largely replaced by benzodiazepines, क्योंकि barbiturates के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, हमने अभी भी देखे, और दैट्स वाई हम उसको रिप्लेस करते हैं विद द बेंजोडाइजेपिन्स. विड्रॉल सिम्टम्स क्या है? इंड्यूस ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स, राइट, क्योंकि बार्बिट्रेट्स का ये ड्रॉबैक ही है कि वो एंजाइम इंड्यूसर है. एबिलिटी टू कॉज कोमा इन टॉक्सिक डोजेस, अगर टॉक्सिक डोज दिया जाए बार्बिट्रेट्स का तो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है. When used as a hypnotics, they suppress REM sleep more than other stages. जब हम हिप्नोटिक करके उसको यूज़ करते हैं तो वो REM स्लीप को रिड्यूस कर देता है. एंड सर्टन बार्बिट्रेट्स सच एज वेरी शॉर्ट एक्टिंग thiopentol are still used to induce anesthesia. Now what is the mechanism of action of barbiturates? Here the barbiturates, benzodiazepines both have same mechanism of action. Actually the GABA is a inhibitory neurotransmitter. That GABA having two receptors, GABA A and GABA B. Here for the sleep, अगर हमें स्लीप में जाना है
तो गाबा, ये गाबा ए रिसेप्टर्स पर बाइंड होता है। जैसे पेंटामेरिक फॉर्म ऑफ, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पेंटामेरिक होता है, पेटल्स की तरह होता है। जैसे ही गाबा वहाँ पर बाइंड होता है वैसे ही क्लोरीन चैनल्स ओपन हो जाती है, मोर एंड मोर क्लोरीन्स इनसाइड जाता है, एंड दैट्स वाई कॉजेज द हाइपरपोलराइजेशन। अगर हाइपरपोलराइजेशन कॉज हो गया तो CNS डिप्रेस हो जाता है। तो आपको एक वीडियो थ्रू हम ये देखेंगे कि कैसे बेंजोडाइजेपिन्स